Welcome students. Welcome to the video tutorial of MySQL Revision 2 and this is the lecture number 1. So let's begin. First of all हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म के बारे में आइडिया होना चाहिए एंड दैट इज डेटाबेस. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भाई डेटाबेस क्या चीज होती है, डेटाबेस को हम कहते क्या है क्या चीज है डेटाबेस. तो देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, डेटाबेस क्या होता है. Organized collection of related information is known as database. अब इस डेफिनेशन के अंदर काफी हैवी वर्ड्स हमने डाल दिए. जरा इन वर्ड्स को जरा देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है. सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है जिसको हम कहते हैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है जी. अच्छा, अब ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, हम जो यहाँ पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जो बात करने जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक और वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. तो एक मोटे मोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करके रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस. ठीक है. क्या बोला मैंने, किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड डेटा को, इंफॉर्मेशन को हम जब ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस. अच्छा, यहां नीचे इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दैट इज डिक्शनरी. अब हमने कहा कि डिक्शनरी कैसे डेटाबेस हुआ भाई, तो अब जरा देखें यहाँ पे. सबसे पहली बात है कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन. अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिक्शनरी के अंदर क्या है, अगर आप ध्यान दें तो डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, वर्ड्स और उन वर्ड से जुड़े हुए मीनिंग्स. ठीक है. डिक्शनरी के अंदर ये होता है ना, वर्ड्स और मीनिंग होते हैं, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही पड़ी हुई है. लेकिन ये वर्ड और मीनिंग नाम से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन कैसे पड़ी हुई है, ये इंफॉर्मेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पड़ी हुई है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले ए नाम के सारे वर्ड्स हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई. तो इस तरह से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारा पड़ा हुआ है. ठीक है जी. तो डिक्शनरी के अंदर क्या है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस वे में मेंटेन्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन्ड हो रखी है. और एग्जांपल लेते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी का. अब जो टेलीफोन डायरेक्टरी है इसमें बेसिकली क्या है, इसमें लोगों के नाम, एड्रेस और फोन नंबर, ये डिटेल मेंटेन रखी जाती है. ठीक है. अच्छा, लेकिन इस डिटेल, इस टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर भी डेटा किस वे में मैनेज होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में. अब फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ये देख लीजिए, आप लोग अपने मोबाइल फोन्स के अंदर भी अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप अपने जानने वालों के नाम और मोबाइल नंबर स्टोर करते हैं ना. आप कभी भी देखना, आप किसी बंदे का नाम भी आप उस डिक्शनरी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट में ऐड कीजिए, वो नाम ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जहां पे सेट होना है वो वहीं पे सेट हो जाएगा. तो आपके मोबाइल फोन्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स है उसके अंदर भी क्या है, एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी कि लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी डेटा किस वे में पड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी कि नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पड़ा हुआ है. ठीक है जी. और अगर बाई चांस ये आपके पास कोई सोसाइटी की टेलीफोन डायरेक्टरी है तो ऑब्वियस बात है उसमें फ्लैट नंबर के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा होगा. और एग्जांपल ले लेते हैं अटेंडेंस रजिस्टर. अब जैसे आप देख सकते हैं स्कूल के अंदर बच्चों की अटेंडेंस होती है, तो वो अटेंडेंस किस में रिकॉर्ड करी जाती है, अटेंडेंस रजिस्टर में ना. तो अटेंडेंस रजिस्टर में क्या है, बच्चे का रोल नंबर, नाम और उसकी पर डे की अटेंडेंस लिखी जाती है. अच्छा, अब ये डेटा किस वे में मैनेज हो रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रोल नंबर. तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है उस पर्टिकुलर क्लास के बच्चों की ही डिटेल उसमें मेंटेन है, लेकिन वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस वे में मैनेज हो रखी है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑन द बेसिस ऑफ द रोल नंबर. ठीक है जी. तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए किसके, डेटाबेस के. तो मोटे मोटे शब्दों में हमें समझ में आ गया कि जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी होती है और वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज कर रखी है तो वी कॉल इट एज अ डेटाबेस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अब बात आ रही है इस डेटाबेस को मैनेज करने की. ठीक है. अब मैनेज करने से क्या मतलब है, यहाँ पे देखो. अब पहला केस देखते हैं हमारे पास, जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है. अब डेटाबेस तो हमें पता लग गया कि किसी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड डेटा को हम जब ऑर्गेनाइज वे में नोट करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में राइट करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं. ठीक है जी. अच्छा,
अब हमारी बात आ गई यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी बात करी, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर की बात करी, ठीक है, तो मोस्टली स्कूल्स के अंदर क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर बने होते हैं ना, क्योंकि भैया एक क्लास टीचर को सिर्फ अपनी क्लास की अटेंडेंस मेंटेन करनी है, तो क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे, 50-60 इतने स्टूडेंट्स होंगे। तो ये जो डेटा है ये कैसा है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये डेटा वो कैसे मैनेज करेंगे, ऑब्वियस बात है मैन्युअली इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, जो डेली नीड्स का सामान प्रोवाइड करते हैं, कई बार वो कुछ लोगों का उधार भी मेंटेन करके रखते हैं। तो उसके लिए वो बेसिकली एक नोटबुक रख लेते हैं अपने पास, और उसमें जिन जिन लोगों को वो उधार देते हैं उनके फ्लैट नंबर के नाम से या उनके एड्रेस के नाम से उनकी एंट्री मेंटेन कर लेते हैं। तो ऑब्वियस बात है वो कितना सामान उनको दे रहे हैं, कितना अमाउंट उनसे ले रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखते हैं। एज वेल एज अलग अलग तरह के जो बेसिकली कंपनी वाले हैं वो उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, अपनी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उनका हिसाब किताब भी मेंटेन करते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है एक पर्टिकुलर छोटी सी शॉपकीपर वाला कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसके पास स्मॉल अमाउंट का डेटा होगा। तो एक बात क्लियर हो गई, जब हमें एक स्मॉल अमाउंट का डेटा मैनेज करना है तो जनरली हम लोग उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रजिस्टर का, और उसको मैनुअली ही मैनेज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा की नहीं, बल्कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि अभी आपकी क्लास के अंदर अभी जो अटेंडेंस रजिस्टर की हमने बात करी थी उसमें क्या था, एक क्लास टीचर को सिर्फ एक क्लास का ही अटेंडेंस मेंटेन करना होता है। अच्छा, अब उसके पास सिर्फ उसी के क्लास के बच्चों की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्टूडेंट बच्चे का नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डिटेल्स, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल टीचर के पास मेंटेन रहती है। अच्छा, अब क्या होता है कि अब हमें पता है दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं ये सारे के सारे स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है ना, तो सारे बच्चों की डिटेल्स जो है ये सब किसके पास जाती होगी, सीबीएसई के पास। यानी कि एवरी ईयर 9, 10th, 11th, 12th सारे क्लासेस का डेटा कहाँ जाता है, सब सीबीएसई के पास जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कितने सारे स्कूल्स हैं सीबीएसई से एफिलेटेड, बहुत सारे हैं। तो अगर ये सारा का सारा जो डेटा है जो सीबीएसई के पास जा रहा है, ये सारा डेटा स्मॉल अमाउंट में तो नहीं है ना, तो ऑब्वियसली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो गया। तो अगर इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सीबीएसई अगर मैन्युअली मैनेज करने लग जाए, रजिस्टर में नोट कर करके स्टोर करने लग जाए, तो फिर तो भैया हो गया काम। तो ऑब्वियस बात है यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए सीबीएसई मैन्युअली वाला तरीका नहीं अपनाएगी। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एयरटेल कंपनी है। अब एयरटेल कंपनी को अपने सारे एम्प्लॉयज का हिसाब किताब रखना है, जितने भी एम्प्लॉयज एयरटेल कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हैं उनके सैलरी का हिसाब, उनके अटेंडेंस का हिसाब किताब सब कुछ रखना है। और उसके जितने भी कस्टमर्स हैं उनका भी सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, डेटा मेंटेन करके रखना है। तो अब आप सब कुछ समझ सकते हैं कि जो एयरटेल है, एयरटेल कंपनी के एम्प्लॉयज दो चार थोड़ा ना होंगे, वो लाखों की संख्या में है। और ऑब्वियसली एयरटेल कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो भी दो चार नहीं है, वो भी लाखों की संख्या में। तो इसका मतलब एयरटेल कंपनी को उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, यानी कि एयरटेल कंपनी को भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मेंटेन करना है। तो हमने ये देखा कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको तो हम मैन्युअली रजिस्टर्स के अंदर नोट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाए तो उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, अब देखो लोगों ने कहा कि यार लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम मैन्युअली तो मेंटेन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। तो किसी ने बोला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम क्यों ना कंप्यूटर का इस्तेमाल करें इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। हमने कहा क्यों, कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करें। हमने भाई कंप्यूटर के अंदर बड़े सारे बेनिफिट्स हैं ना, जैसे कंप्यूटर के अंदर लार्ज स्टोरेज स्पेस है भाई, जितना डेटा आप उन रजिस्टरों के अंदर मेंटेन करोगे और हर साल का करते रहोगे उतना सारा डेटा आप आराम से कंप्यूटर के अंदर मेंटेन कर सकते हो। और कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे बिल्कुल एक्यूरेट वे में परफॉर्म होंगी, बशर्त अगर आपने जो फिगर्स हैं वो सही दिए हैं। अगर आपने फिगर्स में कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दी तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेशन सही कैसे करेगा, लेकिन अगर आपने फिगर्स सही दे रखी हैं तो कैलकुलेशन वो परफेक्टली करके देगा आपको। और कंप्यूटर फास्टली काम भी करता है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि कंप्यूटर 24/7 काम कर सकता है। जैसे हम ह्यूमन बींग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद थक जाते हैं काम करते करते, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थक सकता।
तो हमने देखा कि यार कंप्यूटर के अंदर इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं, तो क्यों ना हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहानी बनी हमारी कि अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ जी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, लेकिन हमारा जो ये कंप्यूटर नाम की मशीन है ये तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड है ना। एक चीज है यहाँ पे हार्डवेयर और दूसरी चीज है हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन अब बात आई है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर कलेक्टिवली यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर असल में और कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, खैर अब इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर अगर आपने किसी पर्टिकुलर डिवाइस को चलाना है या कंप्यूटर के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन चलानी है, तो वो आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ तभी चल पाएगी जब आपके पास आपके सिस्टम में उसका सॉफ्टवेयर डला होगा। अगर मैं अपने कंप्यूटर में कोई प्रिंटर नया प्रिंटर लाके अटैच करके चलाना चाहूं तो ऐसे नहीं चल सकता, पहले मुझे उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। जब उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ही मेरे कंप्यूटर में वो प्रिंटर चल पाएगा। अगर मुझे अपने कंप्यूटर में एक्सेल पे काम करना है या एमएस वर्ड पे काम करना है तो मैं कर सकता हूं, बशर्त इस एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है दैट इज एमएस ऑफिस वो मेरे कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर मैं अपने कंप्यूटर में कोई फोटो एडिटिंग का काम करना चाहूं तो कर सकता हूं, पर उसके लिए मेरे कंप्यूटर में कोई फोटो एडिटिंग को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होना चाहिए, लाइक फोटोशॉप। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात समझ में आए कि कंप्यूटर में अगर हमें कोई डिवाइस को रन करना है तो उसका भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और कंप्यूटर में अगर कोई हमें एप्लीकेशन चलानी है तो ऑब्वियसली उसका भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि कंप्यूटर में अगर आपने कुछ भी काम करवाना है तो उस काम को करवाने के लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? उस चीज का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर होगा तभी काम बन पाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो अब हमारा टारगेट क्या हो गया कि हमें समझ में आ गया कि हमें डेटाबेस कंप्यूटर में मैनेज करना है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेज करना है तो मैं उसके लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि कंप्यूटर में कुछ भी काम करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर तो चाहिए चाहिए। तो हमारी इन सब चीजों का आंसर क्या निकला? आंसर आया हमारे पास डीबीएमएस। एक डीबीएमएस नाम की चीज आई। अब ये डीबीएमएस क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जरा ये डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है पहले वो जाने। तो देखो डीबीएमएस क्या है? इट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म है हमारे पास दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, दैट इज डीबीएमएस। तो अब हमने कहा अच्छा ठीक है इसकी फुल फॉर्म तो पता लग गई, लेकिन ये डीबीएमएस है क्या चीज? तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बोला कि कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है जी, और हम कंप्यूटर में क्या करना चाहते हैं? हम कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ना फिर। तो डीबीएमएस असल में क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये असल में एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू मैनेज डेटाबेस इन द सिस्टम। तो डीबीएमएस असल में क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम किस काम के लिए करते हैं? टू मैनेज डेटाबेस इन द सिस्टम। डेटाबेस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में मैनेज करने के लिए हम लोग डीबीएमएस नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर से हमें बेनिफिट क्या होता है कि इस सॉफ्टवेयर में बड़े सारे ऐसे इफेक्टिव और एफिशिएंट टूल्स या मेथड्स दे रखे हैं जिनके द्वारा हम आसानी से इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना डेटाबेस का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, उस डेटा जो हमने इसके अंदर स्टोर कर रखा है उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब जैसे कल को अपने डेटा में कुछ अपडेट करना है या अपने डेटा में हमें कुछ डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो ये सारे काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड रिट्रीव, यानी कि जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डेटा फेच भी कर सकते हैं, यानी अपना डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि डीबीएमएस असल में क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेज किया जा सकता है, और इसने हमें कई सारे एफिशिएंट और इफेक्टिव मेथड्स या टूल्स दे रखे हैं जिसके द्वारा हम आसानी से उनके अंदर डेटा को अपना स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और जब जरूरत हो
तो हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं उसके अंदर क्या क्या डेटा हमारा डला हुआ है एज पर माय रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। अब बात आती है डेटा मॉडल की। तो अब ये डेटा मॉडल नाम से क्या मतलब हुआ? तो देखो, डेटा मॉडल, मॉडल आपको पता ही है, जैसे आप कोई चीज करना चाहते हैं तो उसका पहले एक ढांचा, एक मॉडल बनाते हैं ना। ठीक है, तो अब ये डेटा मॉडल से क्या मतलब है? देखो, अ डेटा मॉडल रेफर्स टू द सेट ऑफ कंसेप्ट्स, डेटा मॉडल रेफर टू द सेट ऑफ कंसेप्ट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अब कहने का मतलब ये है कि डेटा मॉडल के द्वारा हम ये इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि जो भी हमारा डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर डेटा किस प्रकार से स्टोर होगा, किस तरह से वो स्टोर होगा। ठीक है जी। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो कोई खाली जमीन का प्लॉट है। ठीक है, तो प्लॉट होने के बाद फिर ऐसा नहीं कि आप पहले उसमें सपोज मकान बनवाना स्टार्ट कर दोगे, हम मजदूरों को बुला के, नहीं, पहले एक आर्किटेक्ट के द्वारा उसका पूरा एक नक्शा, एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ना। उसमें पता होगा कि हाँ, हमने इस एरिया को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस वे में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहले वो उसका एक मॉडल बनाएगा, फिर उस मॉडल के अकॉर्डिंगली ही उस पर काम परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो डेटा मॉडल यहाँ पे ये बताता है कि जो डेटाबेस है उसके अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होगा, किस वे में स्टोर किया जाएगा, उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं डेटा मॉडल। ठीक है, तो यहां लिखा है, अ डेटा मॉडल रेफर टू द सेट ऑफ कंसेप्ट्स which is used to describe the structure of the database and the constraints, constraints मतलब the limitation that the database must follow। ठीक है, तो ये डेटा मॉडल के द्वारा हम ये बताते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो किस वे में वो स्टोर होगा। ठीक है, मुझे लोगों के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, तो वो रिकॉर्ड्स उस डेटाबेस में किस वे में स्टोर होंगे और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने होंगे, ये सारा डेटा मॉडल हमें डिफाइन करके देता है। ठीक है, तो देखें कि कौन कौन से टाइप्स के डेटा मॉडल होते हैं हमारे पास। तो देखो, एक होता है नेटवर्क डेटा मॉडल, एक होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल, एक होता है रिलेशनल डेटा मॉडल, और देयर इज वन मोर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स के डेटा मॉडल है, लेकिन इन सारे डेटा मॉडल्स में से हम लोगों ने सिर्फ इस रिलेशनल डेटा मॉडल को पढ़ना है, बिकॉज एज पर अवर सिलेबस, जो हमारा 12th का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिलेशनल डेटा मॉडल ही स्टडी करना है। ठीक है, तो डेटा मॉडल से हमें ये पता लग गया कि मॉडल ये बताता है कि भैया डेटा आपका जो किस वे में स्टोर होगा और क्या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन उस पे लगेंगे। ठीक है, नाउ तो हमने यहाँ पे किसको स्टडी करना है? सिर्फ रिलेशनल डेटा मॉडल को। तो देखिए, अब रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में क्या क्या पता है हमें। In relational data model, the data is organized in the form of tables। तो मेन चीज ये है, जैसे मैंने भी बोला ना कि लोगों के रिकॉर्ड्स किस तरह से स्टोर होंगे। तो जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डलवाना, तो पहले एक टेबल उसके अंदर क्रिएट होगा और उस टेबल में लोगों के, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर होंगे। अगर मान लो मुझे टीचर्स का डेटा स्टोर करना है तो एक टीचर्स का अलग से टेबल बनेगा और उस टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगा। तो रिलेशनल मॉडल जो होता है उसके अंदर डेटा किस वे में स्टोर होता है? टेबल की शक्ल में। ठीक है, तो अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे आगे चलो, जो अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर विच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। अब जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो इस रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस्ड है उसको हम लोग कहते हैं आरडीबीएमएस, दैट इज रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने ये समझ में आ गया कि डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है कि डेटा किस वे में स्टोर होगा डेटाबेस में, उसको हम कहते हैं डेटा मॉडल। देखो, जो इन सब चीजों को डिस्क्राइब करेगा। अच्छा, तो हमने बड़े सारे डेटा मॉडल्स देखे, उसमें एक डेटा मॉडल था जिसका नाम था रिलेशनल डेटा मॉडल। अच्छा, रिलेशनल डेटा मॉडल डेटा को किस वे में स्टोर करने में मदद करता है? वो डेटा को अपने अंडर टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करवाता है। ठीक है, यानी सारा डेटा उसमें किस फॉर्म में जाएगा? टेबल्स की शक्ल में स्टोर होगा। तो वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो करता है, उस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? आरडीबीएमएस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स भी डाले हुए हैं, दैट इज आरडीबीएमएस के, जो कि है ओरेकल, एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, माइस्क्वेल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ऐसे कई सारे और सॉफ्टवेयर्स का भी नाम है
जो बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो करके बने हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ डेटाबेस टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ये टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का कोड, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, ये डेटा स्टोर कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ लोगों के डेटा स्टोर किए हैं। तो देखो, मैंने जैसे बताया था ना कि रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल की शक्ल में। यानी कि ये कपिल, सोनिया, सोनाली, उमेश, इन सबका डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है। लेकिन ये डेटा किस किस वे में स्टोर हो रखा है, एक टेबल की शक्ल में। टेबल बनाओ, उस टेबल में डेटा स्टोर हो रखा है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है कि डेटा सारा किस फॉर्म में स्टोर होता है, हमेशा टेबल्स में स्टोर होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम फिलहाल ये टेबल को कंसिडर कर लेते हैं और इसको कंसिडर करके हम कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहली एक टर्म है दैट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? अब देखो, डेटाबेस की भाषा में यानी डेटाबेस की टर्म्स में रिलेशन हम किसको कहते हैं? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ टेबल इन अ डेटाबेस इज नोन एज रिलेशन। जैसे ये बना हुआ हमारे पास, इसको हम लोग जनरल भाषा में, जो हमारे सामने ये आ रखा है, इसको हम लोग जनरल भाषा में बोल रहे हैं टेबल। लेकिन डेटाबेस की टेक्निकल भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिलेशन। नेक्स्ट आता हमारे पास टपल। तो देखो, टपल क्या है? यहां पे लिखा अ रो इन अ रिलेशन, यानी टेबल इज नोन एज टपल। तो जैसे ये एक टपल है, ठीक है, ये 102 सोनिया का पूरा रिकॉर्ड डला हुआ है ना, तो ये पूरा का पूरा जो रो है, ठीक है, ये पूरी इस रो को मैं क्या कह सकता हूं, इसका टेक्निकल नाम क्या हो गया मेरे लिए? दैट इज टपल। ठीक है, ये जो पूरी रो है इसको मैं क्या कहूंगा? एक टपल। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता हमारे पास एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या मतलब क्या होता है? अ कॉलम इन अ रिलेशन। तो जैसे सपोज ये एक डिपार्टमेंट का कॉलम हो गया, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है। ये सैलरी कॉलम हो गया, ये एक एट्रीब्यूट है। ये नेम का कॉलम हो गया, ये एक एट्रीब्यूट है। तो ये जो कॉलम होते हैं, दैट इज ये जो वर्टिकल वे में आपको दे रखा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास एक नेम का कॉलम तैयार हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। अच्छा, अब उसके बाद आती है हमारे पास बारी कार्डिनैलिटी। तो देखो, कार्डिनैलिटी के बारे में क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ टपल्स, यानी कि रोज इन अ रिलेशन इज नोन एज कार्डिनैलिटी। तो जैसे अब हमारे पास ये टेबल दे रखा, अब हम कहेंगे इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? तो देखो, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं? एक, जिसमें कपिल का रिकॉर्ड डला हुआ है, सेकंड सोनिया का, थर्ड सोनाली, फोर्थ उमेश। तो यानी कि यहाँ पे टोटल 4 रोज बनी हुई है। ठीक है, 4 लोगों के रिकॉर्ड्स पड़े ना, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? इसकी कार्डिनैलिटी है यहाँ पे 4। और एक चीज याद रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं कार्डिनैलिटी गिनते वक्त, ये जो फील्ड का नाम है ना, इको डीनेम सेल, इस रो को भी गिन लेते हैं। नहीं, ये हेडर रो है, इसको नहीं गिनना आपने। आपने सिर्फ उन रोज को गिनना है जिनमें रिकॉर्ड्स डले हुए। तो यहाँ पे कितनी रोज है रिकॉर्ड वाली? एक रो ये है, एक रो ये है, और एक रो ये, और एक रो। तो 4 रोज हमारे पास यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? देखो लिखा है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि कॉलम्स इन अ रिलेशन। अब जैसे यहाँ पे देखो कॉलम्स कितने हैं? एक कॉलम है ई कोड का, एक कॉलम है नेम वाला, तीसरा सैलरी का, और चौथा डिपार्टमेंट का कॉलम है। तो कॉलम भी हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 4 है ना। तो यानी कि इस टेबल के अंदर डिग्री भी कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर सपोज मान लो एक और रो बने होता है यहाँ पे पोस्ट का, तो ऑब्वियस वाली तब इसकी डिग्री 5 हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो 4 बन गया इसकी डिग्री ना। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास दैट इज डोमेन। अच्छा, डोमेन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब सपोज जैसे मान लो ये कंपनी जो है, इस कंपनी के अंदर सपोज मान लो एक हमारे पास डिपार्टमेंट है इस कंपनी के अंदर, दैट इज सेल्स का। ठीक है, अच्छा, एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे दैट इज फाइनेंस का। ठीक है जी, और उसके अलावा एक डिपार्टमेंट है इस कंपनी के अंदर अकाउंट्स का। तो सपोज मान लो ये जो कंपनी है, जिस कंपनी के एम्प्लॉयज हम की इंफॉर्मेशन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, इस कंपनी के अंदर सिर्फ ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से? सेल्स, फाइनेंस और अकाउंट्स।
तो अब एक चीज देख लो कि अगर सपोज मान लो इस डिपार्टमेंट नाम की फील्ड के अंदर अगर कोई भी डेटा आएगा तो वही डेटा आएगा ना जो यहाँ पे दे रखा हो, या तो सेल्स आएगा या फाइनेंस आएगा या अकाउंट्स, इन तीनों के अलावा और कोई डिपार्टमेंट तो नहीं आएगा ना। तो ऑब्वियस बात है, जैसे वो कंपनी है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उस कंपनी में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स ही हैं, एक सेल्स है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, बस। तो ऑब्वियस बात है उस कंपनी के अंदर जो भी बंदा एनरोल होगा उसके डिपार्टमेंट में या तो सेल्स चलेगा या फाइनेंस चलेगा या अकाउंट्स चलेगा, इसके अलावा तो और कुछ डल नहीं सकता ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये मेरे लिए क्या हो गई, ये पूल ऑफ वैल्यू हो गई, इट इज अ पूल ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक पूल ऑफ वैल्यूज है फ्रॉम विच द वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड, कौन सी फील्ड, जैसे डिपार्टमेंट फील्ड इज ऑब्टेन्ड। तो बेसिकली ये मेरे लिए पूल ऑफ वैल्यूज है, और इसी पूल ऑफ वैल्यूज में से मेरे लिए इस डिपार्टमेंट नाम की फील्ड में के लिए डेटा ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो ये डेटा नाम डिपार्टमेंट नाम की जो फील्ड है वो उसी सेट ऑफ वैल्यूज में से, इसी पूल ऑफ वैल्यूज में से डेटा ऑब्टेन करेगी। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। तो डोमेन क्या है, इट इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड इज ऑब्टेन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसको नोट करना चाहें तो कहीं नोट करके रख लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।